गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। लोकसभा के अंदर बीती रात 1:30 बजे तक लगातार चर्चा होती रही, लेकिन उसके बाद में आज दिन में आप देखिए कि किस तरीके की तस्वीर सामने आई। एक तरफा सरकार ने इसको पास कर दिया। संसद के अंदर जरा तस्वीरें देखिए। संसद के अंदर मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री, वो बोल रहे थे और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी विधेयक, उस पर बोल रहे थे। विपक्षी सांसद अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन कैमरा उनके ऊपर नहीं है। विपक्षी सांसद वेल में उतर करके आ गए, लेकिन उसके बावजूद कैमरा उन पर नहीं गया। और फिर उसके बाद में विपक्षी सांसदों ने अपनी आवाज दिखाने के लिए, अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए पोस्टर वहां पर पेपर फाड़ करके भी फेंके, लेकिन कैमरा नहीं जाता है। आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सपनों का गांव, आदर्श गांव जो नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, एक विकसित गांव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वावलंबी हो, जो रोजगार से युक्त हो, जो गरीबी से मुक्त हो, जो 37 मिनट का शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिया, 37 मिनट का। और उनके भाषण को मैंने सुना। पूरे भाषण में वो इतनी बात कह रहे हैं, इतनी बात कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कि लफाजी और बात कहने के लिए, और जितनी किताबी ज्ञान होता है वो सारा किताबी ज्ञान संसद के अंदर रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भैया आपने किया क्या है। और सबसे बड़ी बात, इतने विरोध, इतने हंगामे के बाद में आप जरा देखिए कि एक बार किस तरीके से संसद के अंदर, लोकसभा में ये जी राम जी विधेयक वो पास भी हो गया। कैमरा, जब लोकसभा के स्पीकर वो इस पर वोटिंग के लिए, ध्वनि मत के लिए जब पूछते हैं कि कौन कौन इसके पक्ष में है, हाँ कहें तो हाँ कहें, तब तो सरकार की तरफ कैमरा जाता है, और जब ना कहें तब कैमरा विपक्ष पर जाता ही नहीं है। गरीब कल्याण का गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन, सौगत राय, एन.के. प्रेमचंदन, के.सी. वेणुगोपाल, डी.एम. काथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर के. काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, आई बीडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 37 विधेयकांग बना।
प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक कानून बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयक कानून बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक कानून बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यहां पर आपने देखा कि ओम बिरला के ऊपर कैमरा साइड से जा रहा है, क्योंकि फ्रंट पर लगातार जो है वो विपक्ष के सांसद खड़े हुए थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को जो है वो अनसुना कैसे कर दिया गया और एक तरफा ध्वनि मत से लोकसभा के अंदर ये विधेयक पास हो गया। अब ये राज्यसभा के अंदर जाएगा, कल आखिरी दिन है, अब वहां पर पास हो जाएगा, इसी तरीके से होगा या क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। लेकिन विपक्ष इसको लेकर के कह रहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि मोदी सरकार ने न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भर किया है, बल्कि भारत के गांवों में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार को कुचलने का काम किया है। सत्ताधारी तानाशाह सरकार के इस जुल्म के खिलाफ हम संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे। मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, मनरेगा जिंदाबाद, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष है, लेकिन एक तीसरा नजरिया है। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के भी सोचे देखें तो क्या ये वाकई जो बदलाव सरकार ने किया है, देखिए नाम बदला है, ठीक है, इनकी सरकार को ये नाम पसंद आया, जी राम जी नाम जो इनको पसंद आया, इन्होंने ये नाम रख दिया। इनके ऊपर राजनीति करनी है, वो भी राजनीति करें, लेकिन सवाल मेन ये है, और आम जनता को तो फर्क उसी से पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं क्या आप वो कर भी रहे हैं। इस विधेयक के अंदर 3 बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से जरा देखिए। वीबी यानी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 की 3 खासियतें, 3 बदलाव किए गए हैं। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर के 125 दिन कर दी गई। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना पड़ेगा। बुआई और कटाई के समय पर 60 दिन के लिए रोजगार नहीं होगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। अब 3 बातें यहां पर जो है इस बिल के अंदर कही गई है, 3 बड़ी चीज। पहली बात वो कह रहे हैं कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, उसको हमने 125 दिन कर दिया है। अब कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया देखो 25 दिन बढ़ाए हैं इन्होंने, तो ज्यादा किए, ताली बजानी चाहिए, थैंक यू मोदी के पोस्टर लगने चाहिए। लेकिन मैं इसकी हकीकत आपको बताऊंगा कि 125 दिन है या फिर ये क्या है। दूसरा जो ये यहां पर कह रहे हैं कि 10 से 40% वो अब राज्यों को देना पड़ेगा। पहले सिर्फ 10% राज्यों को देना पड़ता था, अब 40% राज्यों को देना पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर पैसा ही राज्यों को देना है, राज्यों के पास में पहले से ही बोझ है, राज्य पैसा देगा नहीं, केंद्र से पैसा आएगा नहीं, स्कीम अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो मजदूर काम करेंगे उनकी मजदूरी मिलेगी नहीं, मामला ही खत्म। तीसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि बुआई और कटाई के समय पर 60 दिन के लिए रोजगार नहीं ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। अब बड़ी बात यह है, इसमें जो है ये तर्क दिया गया है कि 279 रुपए जो है वो मजदूरी मनरेगा के तहत मिलती थी, और कोई आदमी अगर बुआई कटाई के लिए जाता है तो 500, 600 रुपए, 400 रुपए या 300 रुपए तक मजदूरी जो है
अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिसाब से रेट है, 300 से लेकर के 600 रुपए तक आज के वक्त में बुआई कटाई का रेट चल रहा है। अब ये बताइए आप, अगर किसी को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्या वो जबरन जाकर के मनरेगा में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जिसको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहां काम करेगा। लेकिन यहां बुआई और कटाई के समय पर आजकल मशीनें चल पड़ी है सब जगह पर। आप देख रहे होंगे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटिंग के लिए मशीनें आ जाती हैं। मजदूरों को मजदूरी मिलती नहीं है। तो जो आदमी बेचारा खेत में नहीं जा सकता था, या जो आदमी पूरा खेत के अंदर लगातार काम नहीं कर सकता था, वो आदमी मनरेगा में अपना काम कर रहा था और मनरेगा के जरिए उसको काम मिल रहा था। अब वो पूरे 2 महीने उसको वहां काम नहीं मिलेगा, 2 महीने फिर कटाई के समय पर काम नहीं मिलेगा। अब बुआई, चलिए कटाई के समय पर तो मजदूर का काम होता है, समझ में आता है। बुआई के समय पर, यानी जब गेहूं की फसल उगानी होती है, गेहूं की फसल लगानी होती है, तब मजदूर का क्या काम है भैया? तब तो मजदूर का कोई भी काम नहीं है। हम भी खेती करते हैं, हमें भी पता है। तब तो जो है वो ट्रैक्टर वाले का काम है। ट्रैक्टर से जो है वो बुआई होती है आज के वक्त में, आज की तारीख में। आप कहीं पर भी देखिए, मजदूर का अगर कहीं पर काम है तो कटाई के समय पर काम है, बुआई के समय पर तो कुछ भी काम नहीं है। खेत का मालिक वो अपने ट्रैक्टर के ऊपर 2 कट्टे गेहूं के लेकर के जाएगा और ट्रैक्टर में डाल करके उसके साथ साथ देखेगा, थोड़ा बहुत वहां पर अगर घास वगैरह कुछ पत्थर वत्थर आते हैं तो उसको उठा करके अलग कर देगा। बस इतना ही तो काम है। और 2-4 घंटे में वो बुआई करवा करके वापस आ जाता है। तो मजदूर का बुआई के समय पर कहां पर काम है? लेकिन आप कह रहे हैं कि बुआई या कटाई के समय पर 2 महीने रोजगार नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस हकीकत से दूर शिवराज सिंह चौहान, मैं तो हैरान रह गया। आप जरा सुनिए, आप सुन पाए तो सुन लीजिए। कह रहे हैं कि एक आदर्श ग्राम बनाएंगे और एक आदर्श ग्राम ऐसा होगा जिसमें ये होगा, एक जिसमें ये होगा, जिसमें ये होगा। मतलब डिक्शनरी के अंदर जो भी चीजें हो सकती है ना, सारी ला करके रख दी उन्होंने। भैया आप ये बता देते कि हमने ऐसे आदर्श ग्राम देश भर के अंदर 100 बना दिए हैं, 1000 बना दिए हैं, कितने बना दिए वो गांव आप बता देते, जाकर के लोग देख लेते कि ये मोदी जी का बनाया हुआ आदर्श ग्राम है, इसके अंदर ये फैसिलिटी हो गई। इतनी बातें जो है वो आदर्श ग्राम के बारे में बता दी। प्रबंधन सेट हो, कचरा संग्रहण वाहन हो, डस्टबिन हो, सोखता गड्ढे हो, ग्रे वाटर प्रबंधन हो, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट हो, स्वच्छता हो, सुशासन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा चाहिए जहां बीमार होने पर शहर न भागना पड़े। आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ हर बच्चे को पढ़ने शहर ना भागना पड़े, जहाँ डिजिटल क्लासरूम हो, जहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहाँ कौशल विकास केंद्र हो, जहाँ प्रशिक्षण केंद्र हो, जहाँ कंप्यूटर हो, जहाँ लैब हो, आधुनिक पढ़ाई हो, ताकि कोई गांव का बच्चा प्रतियोगिता में पीछे ना छूटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ काम मिले हाथों को, जहाँ मेहनत की कीमत मिले, स्वयं सहायता समूह के लिए शेड हो, ग्रामीण हाट हो, बाजार शेड हो, ताकि किसान अपनी उपज बेच सके, गोदाम हो, भंडारण शेड हो, फसलें सुरक्षित रहे, डेयरी और दुग्ध संग्रह केंद्र हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, मत्स्य पोल्ट्री शेड हो, कुटीर उद्योग हो। आदर्श गांव ऐसा जहाँ खेती सुरक्षित, पानी संरक्षित, तालाब भरे हो, वाटर शेड विकास के कार्य हो, चेक डैम हो, हर बूंद का सही उपयोग हो। एक ऐसा गांव जहाँ पेड़ हो, हरियाली हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रहे। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहाँ ऊर्जा स्वच्छ हो, तकनीकी सबके काम आए, सोलर लाइट हो, सरकारी भवनों पर रूफटॉप हो, पंचायत भवन में इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड हो, सार्वजनिक वाईफाई पॉइंट हो, CSC भवन का उन्नयन हो, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आदर्श गांव विकसित भारत की नींव होगा, विकसित भारत की नींव जहां सुशासन। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट और देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने क्या लिखा कि विपक्ष बापू के आदर्शों की हत्या कर रहा है। कल सदन में मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी। अपनी बात सुना दो और हमारी न सुनो, यह भी हिंसा है। मतलब वो सिर्फ इस बात को कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसको भी हिंसा बता रहे हैं। गौर से सुनिए बीजेपी के लोगों की बात कि अगर बात हमारी सुनी नहीं गई वो भी हिंसा है, और यहां पर जबरन किसी के ऊपर कुछ भी थोप दो वो हिंसा नहीं है। उसको क्या कहेंगे आप? उसको तानाशाही कहेंगे? क्या कहेंगे? और देखिए जरा 100 से 125 दिन की जो बात हो रही है उसकी हकीकत देख लीजिए आप। उसकी हकीकत यह है कि मोदी सरकार के राज में ही कैसे जो है वो लगातार दिन घटते चले गए। 2018 से 19 में 50 दिन काम मिला है 100 दिन की जगह पर, और 100 दिन काम पाने वाले सिर्फ 10% मजदूर थे। 2019-20 में 48 दिन जो है काम मिला है 100 में से, और 7% लोगों को ही सिर्फ 100 दिन काम मिला। ऐसे ही 2020-21 में 51 दिन काम मिला और 9% लोगों को 100 दिन का काम मिला। 2021-22 में 50 दिन जो काम मिलता है। 2022-23 में 47 दिन काम मिला। 2023-24 में 52 दिन काम मिला और 2024-25 में 42 दिन काम मिला। आज जो ये कह रहे हैं ना कि हम आपको चांद पर लेकर के जाएंगे, वो ये नहीं बता रहे हैं कि जब आपको लेकर के जाना था तो आप दिल्ली तक लेकर के नहीं गए सिर्फ। यानी जो आदमी आपको ये कह रहा है, जो सरकार आपको ये कह रही है कि हम 100 नहीं 125 दिन का काम देंगे। अरे जब 100 दिन का जहां पर आपके पास में था काम, उसमें से तो आपने आधा दिन काम नहीं दिया, 42 दिन काम दिया आपने। और 42 दिन में ये जो 3% आदमी जिनको सिर्फ 100 दिन का काम मिला है पूरे देश में, बताइए कमाल है। और उसके बाद में सरकार जो है वो अपनी वाहवाही कर रही है, पीठ थपथपा रही है, और उधर ओम बिरला साहब वो कह रहे हैं कि सदन के अंदर जो है इस विधेयक को पास किया जा रहा है। मेरे नजरिए में, मेरे हिसाब से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। यह संसद के अंदर हो रहा है। बहरहाल अब विपक्ष कह रहा है कि हम सड़क पर उतर करके संघर्ष करेंगे। और देखिए ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और सीधे तौर पर मजदूर का मुद्दा है ये, और वो मजदूर सड़क पर आ गया तो सरकार की नींव हिला देगा। जैसे किसान सड़क पर आ गए थे तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा था, पीछे हटना पड़ा था। ऐसा ना हो कि आज जब हम इस खबर पर बात कर रहे हैं और आज जब 18 दिसंबर को यह बिल लोकसभा से पास हुआ है, हो सकता है कि राज्यसभा से सरकार पास करवा ले, लेकिन फिर अगर मजदूर सड़क पर आ गए तो उसके बाद में सरकार को पीछे हटना पड़े, जैसे 3 किसान कानूनों के समय पर हुआ था। क्योंकि मजदूर से उससे आप नहीं लड़ पाएंगे। उसकी जो ताकत है वो बहुत अलग तरीके की है। उसका हाथ इतना मजबूत होता है कि वो लोहे का आकार बदल देता है, उसको पिघला करके उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है। याद होगा आपका सनी देओल का डायलॉग, ये मजदूर का हाथ है कातिया। चलिए तो देखते हैं इस मामले में अब कैसे क्या कुछ आगे होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।